प्यारे बच्चों, हमने वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पाठ 15 नीलकंठ भाग 4 पढ़ लिया था। उसमें हमने देखा कि जब नीलकंठ मेघों की सावली छाया में पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता था, तब उस नृत्य में एक प्रकार का लय होता था। परंतु राधा नीलकंठ की तरह नहीं नाच सकती थी। वह उसके आगे पीछे करती रहती थी, उसका साथ देती थी। नीलकंठ की कुछ कुछ भंगिमाओं को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वर्षा ऋतु उसे अधिक भाता था। मेघ जितने अधिक गरजते, बिजली अधिक चमकती, उस वक्त उसके नृत्य का वेग अधिक बढ़ जाता था। ऐसे ही आनंदोत्सव के समय बेमेल स्वर करुण कथा सुनाई पड़ी। अभी यह करुण कथा क्या थी, इसके बारे में आज हम पाठ 15 नीलकंठ भाग 5 में जान लेंगे। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखासक कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। शब्दार्थ: संकल्प यानी दृढ़ प्रतिज्ञा। विरल का मतलब है जो घना न हो। मुंज यानी रस्सी। अभी एक दिन किसी काम से लेखिका नखासकोने से निकली। अभी नखासकोने यह एक शहर के बाजार का नाम है। वह बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजर रही थी, जा रही थी। तब बड़े मियाँ ने कार को रोक लिया। वह इस बार किसी पिंजरे को देखूंगी नहीं, यह संकल्प करके आई थी। तो संकल्प का अर्थ क्या है? दृढ़ प्रतिज्ञा। तो वह दृढ़ प्रतिज्ञा करके आई थी, क्योंकि इस बार उसे कुछ खरीदना नहीं था। इसलिए वह आसपास के किसी भी पशु पक्षियों को देखना नहीं चाहती थी। उसने अपना ध्यान बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और ऐनक पर केंद्रित किया। परंतु बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी और उस मोरनी की हालत बड़ी खराब दिखाई दे रही थी। मोरनी को अनदेखा करना लेखिका को कठिन हो गया था। ये जो मोरनी थी वो राधा के समान थी। उसके दोनों पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। दोनों टूटे हुए पंजों को एकत्रित करके उसे मूंज का मतलब है रस्सी से बांधा गया था और इसके कारण मोरनी खड़ी नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ? जब लेखिका मोरनी को देखने लगी, तब बड़े मियाँ ने अपना भाषण शुरू कर दिया। वह कहने लगा कि यह चिड़ीमार की हरकत है। उसने बेचारी का कैसे हाल करके रखा है। आप मेरी ग्राहक नहीं होती तो मैं मोरनी को चिड़ीमार के हाथ में फिर से लौटा देता, उसके सिर पर उसे पटक देता। परंतु मैं आपको भी ऐसी अधमरी मोरनी को खरीद कर
अपने घर ले जाने के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ? सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतुओं से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। शब्दार्थ ठूंठ यानी सूखा पेड़। अनुरूप यानी अनुसार या मुताबिक। समीप पास। छितराना यानी कि फैलाना। अभी लेखिका ने मोरनी को आखिर में 7 रुपये में खरीद लिया। घर जाकर उसने अपने ही पढ़ने लिखने के कमरे में मोरनी को रखा और पंजों की मरहम पट्टी व उसकी देखभाल करने पर उसके कमरे को अस्पताल का रूप आ गया। इस प्रकार उसकी देखभाल करके मोरनी महीने भर में एकदम से अच्छी हो गई। उसकी उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रह गई थी, पर वह ठूंठ जैसे, अभी ठूंठ जैसे यानी सूखे पेड़ की तरह पंजों पर डगमगाकर धीरे धीरे चलने लगी। तब लेखिका ने उसे जाली घर में पहुंचा दिया और उसका नाम कुब्जा रख दिया। उसके नाम के अनुरूप, अभी अनुरूप यानी क्या, तो अनुसार उसका स्वभाव प्रमाणित यानी सिद्ध होता था। कुब्जा ने देखा कि जाली घर में नीलकंठ और राधा एक साथ रहते हैं, परंतु उन दोनों को साथ देखते ही वह उन्हें मारने दौड़ती थी। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी, कलगी यानी क्या, तो सिर के ऊपर का जो गुच्छा होता है उसे क्या कहते हैं, कलगी। तो कलगी और पंख उसने नोच डाले, परंतु नीलकंठ कुब्जा से दूर भागता था और कुब्जा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। जालीघर के जीव जंतुओं के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी और ना ही वह किसी को नीलकंठ के समीप, अभी समीप यानी पास, आने देती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। राधा अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठा करती थी। जब कुब्जा को यह बात मालूम पड़ी तब उसने राधा को चोंच मार मार कर ढकेल दिया और उसने 2 अंडे फोड़कर पैरों से छितरा दिए। अभी छितराना यानी क्या, तो छितराना यानी फैलाना। अंडों को फोड़कर उसने चारों ओर फैलाया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से
बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। शब्दार्थ है कलह यानी झगड़ा या लड़ाई, प्रसन्नता खुशी, पुचकार कर यानी कि प्यार से बहलाकर। कुब्जा की ऐसी हरकतों से और कलह यानी लड़ाई झगड़ों के कारण तथा राधा अपने से अधिक दूर होने के कारण नीलकंठ की प्रसन्नता, अभी प्रसन्नता यानी खुशी का अंत हो गया। वह नाखुश रहने लगा। वह अपने जाली के घर से भागकर आम की शाखा यानी आम की डाली पर भूखा प्यासा छिपकर बैठ जाता। फिर लेखिका उसे पुचकार पुचकार कर यानी प्यार से बहलाकर उसे नीचे उतार देती। एक दिन तो वह लेखिका के घर की खिड़की थी, उस खिड़की के शेड पर वह छिपा रहा। तो इससे पता चलता है कि वह कुब्जा से तंग आ चुका था। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। शब्दार्थ मेल यानी मिलन, अनुभवहीनता यानी अनुभव का न होना, उपरांत बाद, संदेह यानी शक, लेखिका के दाना देने पर नीलकंठ हर रोज की तरह पंखों को मंडलाकार यानी गोलाकार बनाकर खड़ा तो हो जाता था, परंतु आज उसकी चाल में थकावट महसूस दिखाई दे रही थी। आंखों में शून्यता थी यानी आंखों में उदासी थी। लेखिका को ऐसा अनुभव नहीं था, इसलिए वह आशा कर रही थी कि कुछ दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, वे फिर एक साथ प्रेम से रहेंगे। परंतु 3-4 महीने बाद लेखिका ने सुबह जाकर देखा कि नीलकंठ अपनी पूंछ और पंखों को धरती पर ऐसे फैलाकर बैठा था जैसे वह खरगोश के बच्चों को पहले छिपाकर बैठा किया करता था। उसी प्रकार आज भी वह वैसा ही बैठा था। परंतु लेखिका को लगा कि जो नीलकंठ उसे देखते ही पंखों को मंडलाकार फैलाकर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था, आज नाम पुकारे जाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। इसलिए उसे संदेह हुआ कि नीलकंठ के साथ कुछ अप्रिय घटा है। तो बच्चों, इस पाठ द्वारा हमने देखा कि कुब्जा के स्वभाव के कारण और हर रोज के कलह के कारण नीलकंठ अप्रसन्न रहता था। राधा पर उसे अपार प्रेम था। तो बच्चों, आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।